नमस्कार। देश की बात में मैं कादम्बिनी शर्मा हूँ आपके साथ। सबसे पहले खबर हाथरस की। एनडीटीवी को हाथरस में सत्संग के दौरान मची भगदड़ के तुरंत बाद का वीडियो मिला है। इसमें आप देख सकते हैं कि गुलाबी ड्रेस में सेवादार भीड़ को संभालने के बजाय खेतों के जरिए वहां से चली जाती हैं। वीडियो में ज़बरदस्त भीड़ देखी जा सकती है, साथ ही एम्बुलेंस भी खड़ी है। इस घटना में 121 लोगों की मौत हो गई थी और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए थे। भगदड़ मामले में गिरफ्तार मुख्य आरोपी मधुकर और 2 दूसरे आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस सोमवार को मधुकर को रिमांड पर लेने के लिए अर्जी लगाएगी। मुकेश सिंगर हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मुकेश, जिस तरह का वीडियो सामने आया है, इससे कई चीज़ें साफ हो जाती हैं। ये जो ताज़ा वीडियो है उससे पुलिस क्या कह रही है? देखिए, ये वीडियो घटना के कुछ देर बाद के हैं, जब इन वीडियोस में आपको बहुत सारी जो लोग हैं, लाखों की संख्या में लोग जो जीटी रोड है हाथरस में, वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और हादसे के ठीक बाद के वीडियोस हैं जिसमें कुछ एम्बुलेंस खड़ी हुई हैं वहाँ पर, और एम्बुलेंस के ज़रिए जो वहाँ पर जिनकी डेथ हुई थी या जो घायल हैं उनको ले जाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो बाबा की नारायणी सेना है, जो बाबा की जो जिन्होंने गुलाबी कपड़े पहन रखे हैं, वो सभी लोग बजाय जो भीड़ को अलग करने के, वो लोग वहाँ खेतों से निकलकर वहाँ से जा रहे हैं। ये सब वो लोग हैं जिनको बाबा ने क्राउड मैनेजमेंट के लिए रखा हुआ था, जिसमें नारायणी सेना जो गुलाबी ड्रेस पहनती है, इसके अलावा एक और सेना है जो कि ब्राउन कपड़े पहनती है और टोपी लगाती है, उसको हरी बहाक कहते हैं। इसके अलावा जो ब्लैक कमांडोज हैं बाबा के, उनको गरुण कमांडो गरुण वाहक कहते हैं। तो 3 से 4 तरह की सुरक्षा होती है, जिसमें नारायणी सेना का जो काम है वो क्राउड मैनेजमेंट का है, यानी सत्संग के दौरान भीड़ को काबू में रखना, लोगों को सही जगह बैठाना, और जब बाबा वहाँ से निकल जाए उसके बाद भीड़ को सही रास्ते से निकालना। लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि हादसे के बाद जब महिलाएं नीचे पड़ी हुई हैं, उस वक्त ये जो नारायणी सेना के लोग हैं, जो गुलाबी ड्रेस पहन रखी है, जो सेवादार हैं, वो वहाँ से खेतों के जरिए निकलकर भाग रहे हैं, बजाय जो है वो भीड़ को काबू करने के। तो ये 2-3 वीडियो सामने आए हैं जिसमें ये बात सामने आती है कि सेवादार खुद वहाँ से निकलकर भाग रही थी। जी जी, तो क्या इनको भी आइडेंटिफाई किया जाएगा या फिर ये चीज़ें जब पूछताछ होंगी, जिनको ताज़ा हिरासत में लिया गया है, मुख्य जो ऑर्गेनाइज़र हैं, इन लोगों से पूछताछ में ये सब भी होगा? देखिए, पुलिस मुख्य तौर पर जो मेन ऑर्गेनाइज़र है देव प्रकाश मधुकर, पुलिस ने उसे कल दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया था, उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से उसके 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया है। तो अभी मंडे को फिर से पुलिस उसकी रिमांड के लिए अर्जी लगाएगी। और पुलिस के मुताबिक जो देव प्रकाश मधुकर है वो बाबा के ट्रस्ट का फंड रेजर है, संगठन के लिए पैसा इकट्ठा करता है, और उसके कुछ पॉलिटिकल लिंक भी हैं, और ऐसा लगता है कि इस हादसे के पीछे कोई राजनीतिक साजिश हो सकती है। तो इसकी जांच को आगे बढ़ाने के लिए पुलिस उसको रिमांड पर लेगी, और ज़रूरत पड़ी तो बाबा को भी पुलिस सम्मन कर सकती है। वहीं जिन जिन के नाम सामने आ रहे हैं या जिनके फ़ोटो सामने आ रहे हैं, जिनके वीडियो सामने आ रहे हैं, उनको पुलिस आइडेंटिफाई कर रही है, और निश्चित तौर पर जो लोग आइडेंटिफाई हो जाएंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने अब तक इस मामले में कुल 9 लोग गिरफ्तार किए हैं। ये सभी सेवादार हैं, जिनमें 2 महिलाएं हैं। इनमें जो मुख्य आरोपी है वो देव प्रकाश मधुकर है, जो बाबा का राइट हैंड है, बेहद करीबी है। और पुलिस के मुताबिक जो बाबा का ट्रस्ट है उसके तमाम जो बैंक खाते हैं, उसके जो पैसा इकट्ठा है बैंक खातों में, उनकी जांच की जा रही है। और ज़रूरत पड़ी तो जो सेंट्रल एजेंसीज हैं जैसे ईडी वगैरह है, उनकी भी मदद ली जाएगी। तो बाबा के फंड के जो बाबा का जो ट्रस्ट है उसकी जांच की जा रही है, और इस मामले में ज़रूरत पड़ी तो बाबा को भी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका मुकेश, इस पूरी जानकारी के लिए। तो अभी मामला जो है वो उसकी जांच चल रही है, और ज़रूरत पड़ी तो यहाँ पर किसी को भी पूछताछ के लिए, जो भी इस मामले में शामिल हैं, सबको बुलाया जा सकता है।
और खबर जम्मू कश्मीर से, जहां के कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर हुआ है। एनकाउंटर में एक जवान के शहीद होने की खबर है। मोडेरगाम इलाके में कुछ आतंकियों के होने की खबर थी। पुलिस, सेना और सीआरपीएफ का ये साझा ऑपरेशन यहां पर चला और इलाके में ज़बरदस्त फायरिंग की भी खबर है। नज़ीर मसूदी हमारे सहयोगी फ़ोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नज़ीर, क्या और जानकारी है इस एनकाउंटर के बारे में? जी, ऑपरेशन अभी भी जारी है। एक सेना का जवान इसमें उसको मारा गया इस इनकाउंटर में। जो फायरिंग हुई, इब्तिदाई फायरिंग हुई, उसके बाद कॉर्डन को और ऑपरेशन को और टाइट किया गया। आर्मी ने एक काफी मजबूत ऑफेंसिव वहां किया है, जहां टारगेट एरिया है या टारगेट हाउस है, जहां आतंकी छुपे हैं। तो आज सवेरे सुरक्षा फोर्सेस को ये इत्तला मिली कि 2 या 3 आतंकी वहां छुपे होंगे। उनने तलाशी ली लेकिन कुछ नहीं मिला। जब वो वापस जा रहे तो अचानक उन पे फायरिंग हुई, जिसमें एक जवान शदीद जख्मी हुआ और जिसकी बाद में मौत वाक़ा हुई। तो उसके बाद ये ऑपरेशन जारी है। एक और जगह भी कुलगाम जिले में ही सुरक्षा फोर्सेस ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया है। तो कुल मिला के जो आतंकी घटनाएं हैं, क्योंकि इनकाउंटर हुआ जब आर्मी ने शुरू किया, सुरक्षा फोर्सेस ने ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन कुल मिला के देख रहे हैं कि कुछ महीनों से चाहे जम्मू क्षेत्र हो तो वहां भी कहीं एक घटनाएं हुई, जिसके बाद केंद्र सरकार ने कहा कि जितने भी सुरक्षा फोर्सेस के पास उपाय होंगे उनको इस्तेमाल करके आतंक का यहाँ से सफाया किया जाएगा। लेकिन इस वक्त ये जो ऑपरेशन है, इनकाउंटर जारी है। 2 या 3 मिलिटेंटों के छुपे जाने की खबर है। जी, बहुत शुक्रिया आपका नज़ीर इस पूरी जानकारी के लिए। गुजरात के सूरत में 6 मंजिला इमारत गिरने की खबर आ रही है। इमारत गिरने से 15 लोग घायल हैं। मलबे में कई लोगों के फंसे होने की भी आशंका जताई जा रही है। पुलिस और फायर ब्रिगेड वहां पर बचाव अभियान में जुटे हुए हैं। ये गुजरात के सूरत का मामला है और इस पर और जानकारी के लिए हम पारस दामा के पास चलते हैं। पारस, क्या है अभी ताज़ा जानकारी? क्या उसमें कितने लोग फंसे हुए हैं, कितने लोग घायल हैं? ये तस्वीर आपको हम दिखा दें पहले। ये जो तस्वीर है इस इमारत के गिरने की, ये आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से ये इमारत गिर पड़ी है। और यहाँ पर सूरत का ये मामला है। यहाँ पर 15 लोगों के घायल होने की आशंका जताई जा रही है और पारस दामा हमारे साथ जुड़ गए हैं। पारस, अभी क्या स्थिति बताई जा रही है? क्या लोग अंदर फंसे हुए हैं? जी बिल्कुल, ये पूरा मामला दोपहर के आसपास का है, जब ये इमारत है 6 मंजिला इमारत, वो धराशायी हो गई। इस मामले में अभी पुलिस और फायर ब्रिगेड के जवान वहां पहुंचे हैं और लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली है कि 5 लोग जो हैं वो अंदर, 5 से 6 लोग फंसे हुए हो सकते हैं। वही 15 लोगों को उसमें छोटी मोटी चोटें आई हैं, मगर वो सुरक्षित है एकदम से। वही सूरत के सचिन इलाके का ये पूरा मामला है। सूरत और सचिन जो है वो ट्विन सिटी के नाम से भी जाने जाते हैं और वहीं पे ये पूरा हादसा हुआ है। ऐसे में अब तक एग्जैक्ट आंकड़ा क्या है वो पता नहीं चल पाया है, मगर थोड़ी देर में जैसे जैसे रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ेगा इस बारे में भी जानकारी मिल जाएगी। मगर अभी के लिए 15 लोग छोटी मोटी चोटें लगी हैं, वो सुरक्षित हैं और 5 से 6 लोग अंदर इस मंजिल के इमारत में फंसे हुए जी अभी भी है। पारस, एक चीज जानना चाहते हैं संक्षिप्त में कि क्या ये एक रिहायशी इमारत है या फिर कुछ और है? ये एक रिहायशी इलाका है। सचिन का जो इलाका है वहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं। ये रिहायशी इलाका माना जाता है और यहाँ पे लोग रह रहे थे, इस बिल्डिंग में लोग रह रहे थे और इसी के बीच में ये हादसा हुआ है। 5 से 6 लोग अंदर फंसे हुए हैं और 15 लोग जो हैं वो छोटी मोटी इंजरी हुई है। देखना ये है कि क्या डिटेल्स निकल के सामने आती है, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन पुलिस द्वारा, सूरत पुलिस और फायर ब्रिगेड द्वारा लगातार किया जा रहा है। लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है और सर्च ऑपरेशन लगातार चालू है। जी, बहुत शुक्रिया पारस। आपसे आगे भी इस पर हम जानकारी लेंगे। तो 5 से 6 लोगों के इस इमारत में फंसे होने की आशंका है। 15 लोगों को चोटें आई हैं लेकिन वो सुरक्षित हैं। इस पर और जानकारी लगातार आपको देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं। मोदी सरकार 3.0 का जो पहला
बजट है वो 23 जुलाई को पेश होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 7वीं बार बजट पेश करेंगी। बजट सत्र 22 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसकी मंजूरी दे दी है। ये बजट नई सरकार का पहला पूर्ण बजट होगा। फरवरी में केंद्र सरकार ने अंतरिम बजट पेश किया था। उपराष्ट्रपति वीपी धनखड़ ने कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम के बयान की आलोचना की है। पी चिदम्बरम ने कहा था कि नए कानून पार्ट टाइम लोगों ने तैयार किए हैं। क्या हम संसद में पार्ट टाइमर हैं, ये उपराष्ट्रपति ने कहा। और उपराष्ट्रपति ये संसद की बुद्धिमत्ता का अक्षम्य अपमान मानते हैं और सांसदों के प्रति अपमानजनक टिप्पणी को वापस ले चिदम्बरम, ऐसा उनका कहना है। New laws were drafted by part-timers, unquote. Are we part-timers in Parliament? Inexcusable insult to the wisdom of Parliament. Heavy heart I'm sharing with you. The gentleman did not use his lung power. He gave total rest to his vocal cords while debate was going on. I do not have words strong enough to condemn such kind of narrative being set afloat. A member of parliament being labeled as a part-timer. I appeal to him from this platform, please withdraw these derogatory, defamatory, and highly insulting observations to members of parliament. I hope he does it. तमिलनाडु में बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के आर्मस्ट्रांग की शुक्रवार शाम उनके घर के बाहर हमलावरों ने हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक 52 साल के आर्मस्ट्रांग शाम करीब 7 बजे चेन्नई स्थित सेम्बियम इलाके के वेणुगोपाल स्ट्रीट पर अपने घर के कुछ पार्टी कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे। इसी दौरान 2 बाइक पर सवार 6 लोग आए और उन पर चाकू तलवारों से हमला कर दिया। इसके बाद हमलावर भाग गए। पुलिस ने अब तक 8 संदिग्धों को हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। घटना के बाद से चेन्नई में तनाव की स्थिति है। आज सैकड़ों की संख्या में बसपा के कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने राजीव गांधी सरकारी अस्पताल के बाहर प्रदर्शन किया, जहां आर्मस्ट्रांग का शव पोस्टमार्टम के लिए रखा गया है। We have secured 8 suspects so far, a few minutes before. This is early investigation, preliminary investigation. So after some time the clear picture and better accurate picture will emerge once we are through with more investigation, more facts and circumstances coming to light. Adu peragu we'll share with you. और इस पूरे मामले पर देखते हैं हमारे सहयोगी निहाल किदवई की रिपोर्ट। बहुजन समाज पार्टी के तमिलनाडु प्रदेश अध्यक्ष के आर्मस्ट्रांग की हत्या क्या गैंग वॉर का नतीजा है? ग्रेटर चेन्नई के पुलिस कमिश्नर संदीप रॉय राठौड़ ने कुछ बातें साफ कर दी हैं कि आर्मस्ट्रांग के खिलाफ 7 आपराधिक मामले थे, लेकिन अदालत से इन सभी मामलों में बरी होने के बाद पुलिस ने आर्मस्ट्रांग की हिस्ट्री शीट बंद कर दी। पुलिस कमिश्नर के मुताबिक आर्मस्ट्रांग की हत्या बदले की कार्रवाई लगती है, लेकिन फिलहाल नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता। कई एंगल से जिसकी जांच चल रही है, यानी पुलिस के मुताबिक सभी एंगल्स की जांच पुलिस कर रही है। पिछले साल हिस्ट्री शीटर सुरेश की हत्या हुई थी। इन दोनों हत्याकांडों के बीच क्या संबंध है, इसकी जांच चल रही है। पुलिस के मुताबिक आर्मस्ट्रांग हत्याकांड राजनीति से प्रेरित फिलहाल जांच में नहीं लगती। आर्मस्ट्रांग और आर्कोट सुरेश के बीच पहले कुछ विवाद था। इस हत्याकांड से जुड़े 8 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 10 टीमें पुलिस ने गठित की हैं ताकि इस हत्याकांड से जुड़े सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जा सके। आर्मस्ट्रांग की हत्या के बाद हत्यारे सीसीटीवी फुटेज में भागते दिखे। इन सबों के हाथों में धारदार हथियार थे, वो हथियार जिनसे आर्मस्ट्रांग की हत्या की गई। 2006 में वार्ड काउंसिलर का चुनाव आर्मस्ट्रांग ने चेन्नई से जीता और 5 साल बाद 2011 में एमके स्टालिन के खिलाफ कोलाधूर से चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए।
कुछ साल पहले बीएसपी सुप्रीमो मायावती की एक बड़ी रैली चेन्नई में करवाकर मायावती के नजर में आए। मायावती ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर लिखा कि तमिलनाडु राज्य बहुजन समाज पार्टी बीएसपी के अध्यक्ष श्री के आर्मस्ट्रांग की चेन्नई स्थित उनके घर के बाहर हुई जनघन्य हत्या अत्यंत निंदनीय है। पेशे से वकील वे राज्य में दलितों की सशक्त आवाज के रूप में जाने जाते थे। राज्य सरकार को दोषियों को दंडित करना चाहिए। चेन्नई में आर्मस्ट्रांग के घर के बाहर शुक्रवार शाम तकरीबन 7:15 बजे बाइक्स पर आए हमलावरों ने धारदार हथियारों से आर्मस्ट्रांग पर हमला बोल दिया। बहुजन समाज पार्टी के तमिलनाडु प्रदेश अध्यक्ष आर्मस्ट्रांग को अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। निहाल खिदवई, एनडीटीवी। पंजाब के लुधियाना में कल शिवसेना पंजाब के नेता संदीप थापर पर 3 निहंगों ने तलवार से हमला कर दिया। सिविल अस्पताल के बाहर 3 निहंगों ने दिन दहाड़े बीच सड़क पर उनकी स्कूटी घेर कर उन पर तलवारों से वार किए। बाद में पुलिस ने फतेहगढ़ साहिब से 2 निहंगों को गिरफ्तार कर लिया। एक आरोपी अभी भी फरार है। पुलिस तीसरे आरोपी की तलाश में छापेमारी कर रही है। हमले के वक्त संदीप थापर का गनमैन भी उनके साथ मौजूद था, लेकिन आरोप है कि उसने शिवसेना नेता को बचाने की कोशिश नहीं की। हमला करने के बाद निहंग संदीप थापर की ही स्कूटी लेकर फरार हो गए। इस हमले में गंभीर रूप से घायल हुए शिवसेना टकसाली के नेता संदीप थापर को इलाज के लिए दयानंद मेडिकल कॉलेज अस्पताल में दाखिल कराया गया। इस वारदात के बाद निहंगों ने एक वीडियो जारी कर कहा कि जो भी हमारे धर्म, मर्यादा और शहीदों के खिलाफ बोलेगा, हम उसके साथ वैसा ही करेंगे जैसे हमने आज लुधियाना में किया। इस वारदात के बाद हिंदू संगठनों के नेता भड़क गए और आज लुधियाना बंद का ऐलान कर दिया। हालात को देखते हुए इलाके में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। बीजेपी ने इस वारदात को लेकर सीएम भगवंत मान के इस्तीफे की भी मांग की है। घटनास्थल पर मौजूद रहे एक प्रत्यक्षदर्शी से बात की हमारे सहयोगी गुरप्रीत सिंह ने। तो कल आप यहाँ पे थे, आपने हॉस्पिटल भी लेके गए, तो क्या हुआ था यहाँ पे? सर जैसे कि सबने देखा ही है सीसीटीवी में कि वो उन्होंने मारा उनको। तो जैसे मैं बाद में जब वो जा रहे थे तब मैं पहुँचा उनके पास, तो उनके बहुत चोट लगी थी सिर पे। तो इसलिए मैंने देखा कि अब इंसानियत के नाते तो मैं कहा कि उनको हॉस्पिटल तो लेके जाते हैं अभी। तो मैं उनकी लातें पकड़ी और लोगों को मैं बोल रहा था कि यहाँ भी लेके चलो, कोई नहीं हाथ लगा रहा था। तो कितने लोग थे आज जब ये अटैक हुआ? आपने क्या क्या देखा यहाँ पे? कुछ नहीं सर, वही लोग बता रहे हैं कि 2-3 लोग ही थे बस। तो जब आप अपने 3 व्हीलर पे यहाँ पे आए थे, 3 व्हीलर रोक के आप गए? जी मेरा तो पीछे लगा हुआ था। जब रोला पड़ा तो मैं देखने आया कि क्या हुआ है। तो फिर देखा, जब तक वो चले गए, एक्टिवा लेके चले गए थे वो, तो फिर मैंने देखा कि उनको अभी हॉस्पिटल लेके जाते हैं।